अस्सलाम वालेकुम। तो अब हमने 3B2 असाइनमेंट हमने करनी है इस लेक्चर में। तो हमने लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, बाय ट्रेसेबिलिटी कॉस्ट को क्लासिफाई करना हमने सीखा था। उसमें दो कैटेगरीज थी, डायरेक्ट कॉस्ट की और इनडायरेक्ट कॉस्ट की कैटेगरी। इनडायरेक्ट कॉस्ट को ओवरहेड्स भी कहा जाता है। डायरेक्ट कॉस्ट के होने के लिए तीन शर्तें मैंने आपको कहा था, ये आपने याद रखनी है। सबसे पहली शर्त क्या है, प्रोडक्शन में होनी चाहिए। सबसे इजी शर्त, आपने सबसे पहले ये देखना है क्या कोई कॉस्ट प्रोडक्शन में है। अगर तो प्रोडक्शन में नहीं है तो इनडायरेक्ट कॉस्ट में चली जाएगी। दूसरी शर्त क्या थी कि वो ट्रेसेबल होनी चाहिए। ट्रेसेबल मटेरियल कब होता है, जब उसकी क्वांटिटी ट्रेस हो जाए। लेबर कब ट्रेसेबल होता है, जब उसका टाइम ट्रेस हो जाए। तीसरी शर्त क्या थी, इजीली एंड इकोनॉमिकली ट्रेसेबल। मतलब है कि आपके पास जो आप जिस कॉस्ट आइटम को आप ट्रेस कर रहे हो उसको ट्रेस करने का फायदा भी होना चाहिए। अगर फायदा नहीं हो रहा तो वो अपने तो फिर इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा वो लो वैल्यू आइटम होगा, तो इसलिए उसको ट्रेस करने का फायदा नहीं हो रहा। अगर ट्रेस नहीं हो रहा तो फिर आपने उसको इनडायरेक्ट कॉस्ट में डाल देना है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था डायरेक्ट कॉस्ट का। तो अब जो है, अब इस असाइनमेंट पे चलते हैं। हाउ, सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ वुड द रॉयल्टी चार्ज बी क्लासिफाइड इन द फर्म्स अकाउंट्स। तो अ फर्म हैज टू पे 18 सेंट्स पर यूनिट रॉयल्टी। अब देखो, रॉयल्टी जो है वो आपकी, आप डिवाइस की इन्वेंटर को पे कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि प्रोडक्शन कॉस्ट है। तो अब 18 सेंट्स पर यूनिट, तो इसका मतलब ट्रेसेबल भी है, फिर अच्छा खासा वैल्यू भी है, तो इसलिए जाहिर है ये आपके पास फिर डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। ठीक है, मतलब डायरेक्ट कॉस्ट है। तीनों शर्तें पूरी उतर रही है, प्रोडक्शन में है। दूसरी शर्त क्या कि ट्रेसेबल है पर यूनिट, ठीक है, स्पेसिफिक यूनिट के साथ ट्रेसेबल है। तीसरी शर्त क्या कि इजीली एंड इकोनॉमिकली, मतलब है कि वैल्यूएबल आइटम है, तो बिल्कुल वैल्यूएबल आइटम है। ठीक है, तो तो ये तीनों शर्तें जब पूरी उतर गई तो इसका मतलब है कि ये डायरेक्ट कॉस्ट है। अब क्या ये एक्सपेंस है, तो बिल्कुल रॉयल्टी एक्सपेंस है, तो इसका मतलब है कि इसका ऑप्शन बनता है बी। फिर आगे चलते हैं, ऑफ द फॉलोइंग वुड बी क्लासिफाइड एज इनडायरेक्ट लेबर। तो असेंबली वर्कर्स इन ए कंपनी मैन्युफैक्चरिंग टेलीविजन, तो ये डायरेक्ट वर्कर्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी टेलीविजन बनाती है तो वहां पे जो वो वाले वर्कर्स जो असेंबली का काम कर रहे हैं, मतलब डिफरेंट पार्ट्स को असेंबल कर रहे हैं टुगेदर टेलीविजन को बनाने के लिए, तो इसका मतलब है कि वो डायरेक्ट वर्कर्स होंगे, उनका टाइम भी ट्रेस हो रहा होगा। फिर सेकंड ऑप्शन क्या है, स्टोर असिस्टेंट इन अ फैक्ट्री स्टोर। ये ऑब्वियसली इनडायरेक्ट वर्कर होगा, क्योंकि एक आपके पास बिल्कुल इसका टाइम नहीं ट्रेस हो सकता प्रोडक्शन के साथ। पर यूनिट के स्पेसिफिक, किसी स्पेसिफिक यूनिट पे ये कितना टाइम लगा रहा है, तो ऑब्वियसली नहीं ट्रेस हो सकता है। इसका मतलब है कि सेकंड ऑप्शन ये इसका आंसर है। थर्ड में मैं बता देता हूँ, प्लास्टरर्स इन ए कंस्ट्रक्शन कंपनी। कंस्ट्रक्शन कंपनी में डायरेक्ट वर्कर्स कौन होंगे, जिनका जो डायरेक्टली कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व हैं। तो कौन से वर्कर्स होंगे, प्लास्टर्स ऑब्वियसली। इसी तरह जो फॉर एग्जाम्पल बिल्डर्स होंगे, तो वो भी डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे, तो ये डायरेक्ट वर्कर्स हैं। फिर कंसल्टेंट इन फर्म ऑफ मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। फर्म ऑफ मैनेजमेंट कंसल्टेंट का क्या काम है, मतलब एक ऐसी फर्म जो मैनेजमेंट कंसल्टेंट की है, तो उसका उसकी क्या सर्विस होगी कि वो बाकी बिजनेसेस को मैनेजमेंट से रिलेटेड मशवरे देता है, एडवाइजर की तरह एक्ट कर रहा होता है। जैसे कि मैकिन्सी है, तो उसमें उसके डायरेक्ट वर्कर क्या होंगे, जो कंसल्टेंट्स काम कर रहे हैं ऑब्वियसली, तो वो जाहिर है उसके डायरेक्ट वर्कर्स होंगे। तो ये ऑप्शन भी फिर नहीं बनता। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बनता है फिर बी। फिर आगे चलते हैं, अ कंपनी मेक्स चेयर्स एंड टेबल्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स वुड बी ट्रीटेड एज एन इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो वुड यूज टू मेक अ चेयर डायरेक्ट कॉस्ट है ऑब्वियसली। मेटल यूज फॉर द लेग्स ऑफ चेयर ऑब्वियसली डायरेक्ट कॉस्ट है। फैब्रिक टू कवर द सीट डायरेक्ट है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए ये। फिर उसके बाद द सैलरी ऑफ द सेल्स डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, ये ऑब्वियसली इनडायरेक्ट है। ठीक है, क्योंकि ये आपकी नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है, पहली शर्त पे ही पूरा नहीं उतर रहा। फिर आगे चलते हैं। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन मजे का था, ये मैंने खुद बनाया हुआ है यहाँ पे। बाकी पता नहीं, मैंने ज्यादातर खुद ही बनाए हुए हैं, शायद ऊपर वाले तीन नहीं बनाए खुद। चलो, तो अब इसमें देखते हैं, इन एन अकाउंटेंसी फर्म हाउ वुड द कॉस्ट ऑफ परचेजिंग एंड इंस्टॉलिंग क्विक बुक सॉफ्टवेयर फॉर द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग द फर्म्स अकाउंट्स बी क्लासिफाइड एज। तो अब आकी एक अकाउंटेंसी फर्म है। अकाउंटेंसी फर्म क्या करती है, अकाउंटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो उसका मतलब है कि अकाउंटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए क्लाइंट्स पे भी क्विक बुक सॉफ्टवेयर उन्हें यूज करना पड़ता है। क्विक बुक सॉफ्टवेयर कौन सा होता है, मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसपे आप अपनी अकाउंटिंग कर सकते हो, डबल एंट्री आप कर सकते हो। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग करने के लिए क्विक बुक सॉफ्टवेयर यूज होता है। तो जाहिर है एक अकाउंटेंसी फर्म है, इसका मतलब क्या है कि वो बाकी फर्म्स को अपनी अकाउंटेंसी की सर्विसेज देती है, उनके अकाउंट्स प्रिपेयर करने में हेल्प करती है, उनके अकाउंट्स प्रिपेयर करके देती है इवन। तो उस तो जब आप किसी क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड करो, वहां पे भी आपको क्विक बुक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ रही होती है, तो वहां पे भी आपका एक्सपेंस जा रहा होता है। अच्छा, तो वो वाली कॉस्ट अलग से क्लासिफाई होगी जो आपकी किसी क्लाइंट पे लगी है, क्योंकि वो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट होगी। लेकिन यहाँ पे आप क्विक बुक सॉफ्टवेयर आपने आप क्यों यूज कर रहे हो, क्या आप किसी क्लाइंट पे यूज कर रहे हो, नहीं, आप अपने अपने ही अकाउंट को मेंटेन करने के लिए आप यूज कर रहे हो, टू फॉर द पर्पज ऑफ मेंटेनिंग द फर्म्स अकाउंट्स। तो इसका मतलब है कि आप अपने अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए क्विक बुक सॉफ्टवेयर को आप यूज कर रहे हो। तो इसका क्या मतलब है कि ये वाला जो खर्चा है, ये किस फंक्शन को परफॉर्म करने में लगा, ये अकाउंट्स फंक्शन को परफॉर्म करने में लगा, इसलिए ये क्या है, नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड है। तो ये बात थी यहाँ पे। फिर आगे चलते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन स्टूडेंट देख के परेशान हो जाते हैं, लेकिन ये वाला क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करते हो, आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्सेप्ट आपको
पूरे एसीसीए के लिए आपको क्लियर हो जाता है। और ये वाला कॉन्सेप्ट काफी सारे पेपर्स में रिपीट हो रहा होता है, तो आपका एक मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट, एक आपका मेजर जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाता है। तो ये असाइनमेंट बहुत आपके लिए यूजफुल होती है। इस तरह यहाँ पे सही से व्यू नहीं हो रहा, मैं यहाँ पे खोलता हूँ। चलें, तो अब मैच द कॉस्ट बाय द करेक्ट क्लासिफिकेशन। तो आपके पास ये असिस्टेंट सबसे पहले ये गलती करते हैं कि उन्होंने आगे वाली मैं बताता हूँ एक सेकंड, ये खुल जाए। हाँ, वो फोन पे खोला होता है। फोन पे जब भी आप असाइनमेंट अटेम्प्ट करो ना, वैसे तो कंप्यूटर के लिए डिजाइन हुई हुई है, क्योंकि आपका जो एग्जाम को मिमिक किया हुआ है असाइनमेंट में, ताकि आपको पहले दिन से आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि आपको एग्जाम में जाके कुछ कोई नई बात ना लगे आपको। रोज आपको घर जाके आप कंप्यूटर पे, अपने लैपटॉप पे आप जब भी असाइनमेंट अटेम्प्ट करो, तो आपके सामने इस तरह से स्क्रीन व्यू हो रही हो। तो एग्जैक्टली इसी तरह आपका एग्जाम भी आना है, ऑलमोस्ट इसी तरह, मतलब है कि एनवायरमेंट इसी तरह का होगा, मतलब क्वेश्चन इसी तरह के होंगे। हाँ, इस तरह का बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 2-2 मार्क्स के, डिफिकल्टी लेवल इतना ही होगा। तो इसलिए मोबाइल पे सॉल्व हो सकती है, बिल्कुल कर लो आप, लेकिन लेकिन उसको रोटेट करके करो, स्क्रीन को रोटेट करके। ठीक है, स्क्रीन रोटेट का ऊपर ऑप्शन होता है नोटिफिकेशन में, तो वहां पे उसको ओपन करके यूं घुमा के जब आप फोन को घुमाओगे ना, तो फिर उसके बाद आपको ठीक से व्यू होगा। तो इसमें 5 कैटेगरीज हैं। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, फिर है प्रोडक्शन ओवरहेड, और फिर है नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड। तो अब चलते हैं आपके पास, अब थोड़ा सा सिनेरियो रीड कर लेते हैं। एसके टायर्स इज अ टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, टायर बनाती है। द कंपनी ट्रेडिशनली मैन्युफैक्चर्स 3 प्रोडक्ट्स, नेमली विंटर टायर, समर टायर एंड ऑल सीजन टायर। इट इज करंटली परफॉर्मिंग ऑन डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्ट। एक न्यू प्रोडक्ट को डेवलप करने की कोशिश कर रही है, विच विल बी कॉल्ड हाई परफॉर्मेंस टायर्स। कॉस्ट इनकर्ड इन दी लास्ट मंथ ऑफ जून आर गिवन बिलो। ठीक है, आपके पास आखिरी जून का महीने की कॉस्ट आपके सामने गिवन है। मैच द कॉस्ट बाय द करेक्ट क्लासिफिकेशन। आपने अब इन कॉस्ट आइटम्स को आपने क्लासिफाई करना है। तो रबर यूज्ड इन प्रोडक्शन, ऑब्वियसली ये क्या होगा, डायरेक्ट मटेरियल होगा, क्योंकि सारे रबर है, प्रोडक्शन में यूज हो रहा है आपका टायर को बनाने के लिए, तो सारे वो वही असल में मेन मटेरियल है, तो डायरेक्ट मटेरियल होगा ऑब्वियसली। फिर मैनेजिंग डायरेक्टर सैलरी, ये इसका टाइम नहीं ट्रेस हो सकता, प्लस ये प्रोडक्शन में भी नहीं है। टाइम की तो बात की बात है, क्योंकि पहली शर्त क्या थी, प्रोडक्शन में होना, तो ये तो प्रोडक्शन में भी नहीं है। जो ऐसी कॉस्ट जो पूरे बिजनेस से रिलेटेड हो, वो नॉन प्रोडक्शन होती है। तो मैनेजिंग डायरेक्टर सैलरी नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड होगा। फिर उसके बाद क्या है, ये वाला डायरेक्ट मटेरियल हो गया। फिर उसके बाद रॉयल्टी फॉर स्पेशल डिजाइन। अब इसमें देखो, अब आपके पास जो इसमें कुछ मेंशन नहीं है, तो इसलिए अब हम इसे क्या करेंगे, इसको प्रोडक्शन ओवरहेड में डालेंगे, क्योंकि हमें ये बात मेंशन नहीं है कि क्या ये पर यूनिट ट्रेसेबल है या नहीं है, तो इसलिए हमने इसको प्रोडक्शन ओवरहेड में डाल दिया। फिर उसके बाद चलते हैं सब कॉन्ट्रैक्टर फी फॉर वर्क ऑन स्पेसिफिक यूनिट्स। अच्छा, अब इसमें मैं सबमिट तो मैं हाल में नहीं कर पाऊंगा, देखते हैं चले। तो फिर उसके बाद रॉयल्टी फॉर स्पेशल डिजाइन मैंने प्रोडक्शन वगैरह में डाल दिया। ठीक है, डिजाइन से रिलेटेड जो भी कॉस्ट होती है, तो वो प्रोडक्शन से रिलेटेड होती है, क्योंकि आपका डिजाइन होगा तभी प्रोडक्शन होगी ना, इसलिए। फिर सब कॉन्ट्रैक्टर फी फॉर वर्क ऑन स्पेसिफिक यूनिट्स। तो अब आपने क्या किया, ये क्या खर्चा है कि जैसे कि आपने फाइजिबिलिटी पर कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया, जैसे मैंने आपको वो वाली एग्जाम्पल दी थी फर्नीचर बनाने वाले के लिए। फर्नीचर बनाने वाले के लिए आपने टेबल के ऊपर स्पेसिफिक आपने लोगो डिजाइन करवाना था, उसके लिए आपने बाहर से बंदा बुलाया, जिसको इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर कहा जाता है। उसने उस टेबल के ऊपर डिजाइन किया अपना, तो उसके लिए जो आपने फी पे की, तो वो फी क्या है, वो सब कॉन्ट्रैक्टर की फी है फॉर वर्क ऑन स्पेसिफिक यूनिट। तो वो आपने उस पर जो आपने काम लिया था, सिर्फ कुछ यूनिट को परफॉर्म करने, कुछ यूनिट पे आपने डिजाइनिंग करानी थी, तो इसका मतलब है कि उसको जो आपने फी पे की है वो डायरेक्ट कॉस्ट है। क्यों? क्योंकि उसकी फी जो है वो सिर्फ उन स्पेसिफिक यूनिट के ऊपर ट्रेसेबल है, इसलिए, और प्रोडक्शन में सारे इनकर हुई है, और फिर अच्छा खासा वैल्यूएबल आइटम भी होगा, इसलिए। तो फॉर वर्क ऑन स्पेसिफिक यूनिट, तो ये फिर आ जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस में। ठीक है, फिर आते हैं मशीन डेप्रिसिएशन। मशीन डेप्रिसिएशन प्रोडक्शन ओवरहेड है। मशीन मेंशन ना हो तो आपने अज्यूम कर लेना ऑब्वियसली, क्योंकि ये प्रोडक्शन का फैक्ट्री का आइटम है। फिर रेंट फॉर फैक्ट्री, ऑब्वियसली प्रोडक्शन ओवरहेड। फिर पावर, पावर भी इसी तरह का आइटम है, जैसे मशीन डेप्रिसिएशन था, मतलब अगर मेंशन ना हो आपने अज्यूम कर लेना फैक्ट्री में है। ठीक है, पावर और हीटिंग एंड लाइटनिंग अलग बात है। ठीक है, पावर एक तरह का हाई वोल्टेज हाई पावर का कनेक्शन है, जो आपको फैक्ट्री को रन करने के लिए यूज होता है। हीटिंग एंड लाइटनिंग बिजली है। ठीक है, तो हीटिंग एंड लाइटनिंग फॉर फैक्ट्री, ये भी प्रोडक्शन ओवरहेड हो जाएगा। फिर ऑफिस स्वीपर सैलरी, ऑफिस स्वीपर सैलरी ना प्रोडक्शन ओवरहेड, क्योंकि ऑफिस है ना। फिर बिजनेस रेट्स टैक्स ऑन बिजनेस प्रेमिसेस, तो ये क्या होगा, नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड, क्योंकि पूरे बिजनेस से रिलेटेड है। फिर ऑफिस रेंट, नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड। प्रोडक्शन लाइन वर्कर्स सैलरी, प्रोडक्शन में जो डायरेक्टली वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी सैलरी, तो ये डायरेक्ट लेबर हो जाएगा। फिर मशीन ऑयल प्रोडक्शन ओवरहेड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मशीन से रिलेटेड है और ऑयल है, आप इसे ट्रेस नहीं कर सकते, लो वैल्यू आइटम है। लो वैल्यू आइटम ये ट्रेस भी नहीं कर सकते आप उसको। फिर ऑफिस फर्नीचर डेप्रिसिएशन, ऑफिस फर्नीचर की डेप्रिसिएशन, तो ये अब नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड हो जाएगी। फिर हीटिंग एंड लाइटिंग फॉर सेल्स आउटलेट, नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड, क्योंकि सेल्स से रिलेटेड है। फिर
स्टेशनरी कॉस्ट, स्टेशनरी अब आपकी यूज कहाँ पे होती है, तो ये अब आपने अज्यूम कर लेना है कि स्टेशनरी ऑफिस में ही यूज होती है ना, या अकाउंट्स में यूज हो रही होगी, प्रोडक्शन में भी बहुत ही लो क्वांटिटी में यूज होती होगी। नॉर्मली जो है स्टेशनरी की कॉस्ट क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल जो फाइल्स आपने अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए आपने रखी हुई हैं, आपको इंक्वायरीज को डील करने के लिए आपको जो स्टेशनरी की जरूरत है फॉर एग्जाम्पल, तो ये वाली आइटम्स नॉर्मली अकाउंट्स में यूज हो रहे होते हैं या ऑफिस में, या आपकी मतलब है कि जो आपका ऑफिस होता है वहीं पे ऑफिस के आइटम्स हैं, ठीक है। तो ऑफिस का आइटम्स आ रहे फिर नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड हो जाता है। अच्छा, फिर डिलीवरी ड्राइवर सैलरी, डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट है, नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड। फिर टेलीफोन बिल भी आपका ऑफिस में यूज हो रहा होता है। फिर मश फिर स्पेशलिस्ट मशीनरी रेंट फॉर यूज ऑन स्पेसिफिक यूनिट, ये भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा, क्योंकि आपने एक स्पेशल मशीनरी आपने हायर की ताकि आप उस मशीन से सिर्फ कुछ यूनिट पे काम करो, तो उसका जो रेंट आपने पे किया तो वो ज़ाहिर है सिर्फ उन स्पेसिफिक यूनिट के साथ ट्रेसेबल है, तो इसलिए ये डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। फिर उसके बाद फैक्ट्री सुपरवाइजर सैलरी डायरेक्ट प्रोडक्शन ओवरहेड हो जाएगा, क्योंकि फैक्ट्री से रिलेटेड है और ट्रेसेबल नहीं है। फिर रिसर्च कॉस्ट नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड। मार्केटिंग कॉस्ट इनकर फॉर न्यूली डिजाइन प्रोडक्ट। अब देखो प्रोडक्ट की बात हो रही है, यूनिट की बात नहीं हो रही। प्रोडक्ट और यूनिट में फर्क होता है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 4 प्रोडक्ट्स थी, समर टायर, विंटर टायर, ऑल सीजन टायर, और चौथी वाली जो वो बना रहा था हाई परफॉर्मेंस टायर्स, ठीक है। तो अब ये चारों क्या है, प्रोडक्ट्स हैं, इनके यूनिट जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होंगे। तो मार्केटिंग कॉस्ट इनकर फॉर न्यूली डिजाइन प्रोडक्ट, ये तो आपकी वैसे ही नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड है। तो हमारे पास जो हम ट्रेस करते हैं वो हम यूनिट के हिसाब से करते हैं, ना कि प्रोडक्ट के हिसाब से। फिर आगे चलते हैं, वर्कर्स इन मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, दिस डिपार्टमेंट ओनली प्रोवाइड सर्विस टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो अब आपके पास मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, ये क्या करता है, सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस प्रोवाइड करता है। तो इसका मतलब क्या है, ये प्रोडक्शन ओवरहेड होगा। फिर वर्कर्स इन कैंटीन प्रोवाइड फूड टू ऑल डिपार्टमेंट्स। अब ये पूरे बिजनेस से रिलेटेड कॉस्ट है। अगर तो सिर्फ प्रोडक्शन को, फैक्ट्री को अगर ये के लिए अगर ये कैंटीन आपने बनाई होती तो फिर प्रोडक्शन ओवरहेड होती, लेकिन अभी क्योंकि हर डिपार्टमेंट को फूड प्रोवाइड कर रहा है, तो इसलिए ये क्या है, नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड है। फिर स्टोरेज कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। तो अब यहाँ पे अब इन्वेंट्री में अब सवाल आता है कि कौन सी इन्वेंट्री। इन्वेंट्री 3 तरह की होती है, एक होती है वर्क इन प्रोग्रेस, सॉरी, एक होती है रॉ मटेरियल, ठीक है, एक होती है रॉ मटेरियल, दूसरी होती है फिनिश गुड। 2 तरह की भी आप जानो, एक होता है रॉ मटेरियल, एक दूसरी होती है फिनिश गुड। तो रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री है या फिर फिनिश गुड की इन्वेंट्री, यहाँ पे सवाल आता है। तो ये बाद में जाके ये चीज डिस्कस हो जाती है, अभी थोड़ा सा वेट करें। तो स्टोरेज कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, ये नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड है, ठीक है। इधर ही आगे एक दो एमसीक्यू छोड़ के फिर से ये बात आ रही है। तो अभी के लिए आपके पास स्टोरेज कॉस्ट इन्वेंट्री की है, तो जाहिर वेयर हाउस है, तो आपको नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड ही है, ठीक है। फिर आईटी स्पेशलिस्ट फी फॉर अपग्रेडिंग फैक्ट्री सुपर कंप्यूटर सिस्टम्स। तो आपने आईटी स्पेशलिस्ट को आपने फी पे की फॉर अपग्रेडिंग फैक्ट्रीज कंप्यूटर सिस्टम, तो इसलिए क्या है, फैक्ट्री से रिलेटेड है और प्लस यूनिट के साथ ट्रेसेबल नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन ओवरहेड हो जाएगा। फिर अकाउंटेंट सैलरी, ऑब्वियसली नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड। पैकेजिंग वर्कर्स सैलरी, पैकेजिंग वर्कर्स डायरेक्ट वर्कर्स होते हैं, तो इसलिए वो फिर डायरेक्ट लेबर में हो जाएगी। फिर डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट, नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड। हायर कॉस्ट ऑफ स्पेशलिस्ट मशीनरी। अच्छा, यहाँ पे वो वाली बात नहीं थी, मैं फिर अलग से एक्सप्लेन कर देता हूँ वेयर हाउस वाली, ठीक है। तो हायर कॉस्ट ऑफ स्पेशलिस्ट मशीनरी, पहले इसको देख लेते हैं। तो आपने स्पेशलिस्ट मशीनरी हायर की यूज टू पॉलिश ऑल 3 प्रोडक्ट्स, लेकिन अब आपने उसको अब आप स्पेसिफिक यूनिट के ऊपर नहीं यूज कर रहे, आप हर प्रोडक्ट के ऊपर यूज कर रहे हो। इसका क्या मतलब है कि ये हर प्रोडक्ट से रिलेटेड है, और इसका जो रेंट है तो इसका मतलब है कि वो ट्रेसेबल नहीं है किसी भी प्रोडक्ट के साथ, क्योंकि हर यूनिट पे ये कॉमन है इसलिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोडक्शन ओवरहेड, ठीक है, क्योंकि आप पॉलिश कर रहे हो ना, प्रोडक्शन का पार्ट है इसलिए। फिर हायर कॉस्ट ऑफ स्पेशलिस्ट मशीनरी यूज फॉर वर्क ऑन स्पेसिफिक यूनिट। अब ये स्पेसिफिक यूनिट पे यूज हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि ये डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। फिर फ्रीलांसर्स फी फॉर डेवलपिंग सॉफ्टवेयर ऐप फॉर द कंपनी। तो आपने फ्रीलांसर को आपने फी पे की फॉर डेवलपिंग सॉफ्टवेयर ऐप फॉर द कंपनी, पूरी कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर ऐप प्रिपेयर हो रहा है, तो इसलिए क्या है, नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने सेल्स के लिए, अपनी मार्केटिंग के लिए आपने ऐप डेवलप किया, तो जाहिर है ये क्या होगा, नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड हो जाएगा ऑब्वियसली। फिर सेल्स कमीशन पेड $5 पर यूनिट सोल्ड। तो अब ये क्या है, ये आपके पास ट्रेसेबल तो है, लेकिन हमने पहली शर्त पूरा नहीं उतरा जो कि प्रोडक्शन वाली शर्त है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड। चलें, तो फिर अब जो है, हाँ, अब मैंने ये बात बतानी थी, स्टोरेज कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। तो अगर तो स्टोरेज की कॉस्ट अगर तो रॉ मटेरियल से रिलेटेड है, तो फिर वो प्रोडक्शन ओवरहेड होता है, ठीक है। अगर तो स्टोरेज कॉस्ट रॉ मटेरियल से रिलेटेड है, क्योंकि नॉर्मली जो रॉ मटेरियल का वेयर हाउस है, फॉर एग्जाम्पल आपका फर्नीचर बनाने वाली कंपनी है, तो उसने वुड भी स्टोर किया होना है, उसके पास स्टील भी स्टोर होगा, उसके पास जो है कुशन वगैरह जो फॉर्म होता है वो भी स्टोर होगा, क्योंकि वो उसके रॉ मटेरियल्स हैं। तो वो अब वेयर हाउस, जिस वेयर हाउस में वो स्टोर कर रहा होगा, तो वो कहाँ पे होगा, वो नॉर्मली फैक्ट्री के पास होता है, कि ताकि फैक्ट्री के पास इजीली एक्सेसिबल हो वेयर हाउस, इजीली वो एक्सेस कर सके, नॉर्मली ऐसे होता है। तो इसका क्या मतलब है कि वो फिर प्रोडक्शन कॉस्ट हो जाएगी रॉ मटेरियल वेयर हाउस की कॉस्ट।
अच्छा, दूसरा दूसरी तरह का कौन सा वेयर हाउस होता है जहां पे फिनिश्ड गुड्स स्टोर होती हैं, कि जैसे फर्नीचर बनाने वाला है, आइकिया कंपनी की बात कर लो, तो फिर उसके लिए क्या होगा, फिनिश गुड का वेयर हाउस, जहां पे वो अपना बना बनाया फर्नीचर स्टोर कर रहा होगा। तो वो नॉर्मली कहाँ पे होता है, सेल्स डिपार्टमेंट के पास होता है, डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट के पास होता है। तो इसका क्या मतलब है कि वो फिर नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड हो जाएगा। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो फिर वो नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड ही हो जाएगा, जैसे इस केस में। ठीक है, तो बस ऐसे आपने एज्यूम कर लेना है। रॉ मटेरियल का वेयर हाउस है प्रोडक्शन ओवरहेड में, डिस्ट्रीब्यूशन सॉरी फिनिश गुड का वेयर हाउस है तो फिर नॉन प्रोडक्शन, और अगर कुछ भी नहीं मेंशन तो फिर भी नॉन प्रोडक्शन। तो ये बस रूल है, ठीक है। तो देखो, अब हमने कुछ चीजों में हम एज्यूम कर रहे होते हैं बात के, जैसे कि यहाँ पे हमने ये वाली बात एज्यूम की है, ऐसी वाली स्टोरेज कॉस्ट में, ठीक है। हम एज्यूम कर लेते हैं अगर रॉ मटेरियल का वेयर हाउस है तो हम एज्यूम कर लेंगे कि वो फैक्ट्री के साथ है। मतलब इसमें जरूरी नहीं कि वो फैक्ट्री के साथ हो, रूल नहीं है, हमेशा हर बिजनेस का ऐसे नहीं होता, लेकिन हम एज्यूम कर लेंगे क्योंकि नॉर्मली ऐसे होता है। इसी तरह और एजम्पशन मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मशीन का हम एज्यूम कर लेते हैं कि मशीन हमारी प्रोडक्शन में यूज हो रही है। वैसे तो मशीन ऑयल आप कह लो, गाड़ी भी एक मशीन है, तो ये तो डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट हो गई। लेकिन नॉर्मली मशीन कहाँ पे यूज हो रही होती है, मशीन की बात कहाँ पे हो रही होती है, फैक्ट्री से ही रिलेटेड हो रही होती है। तो इसलिए फिर हम एज्यूम कर लेते हैं मशीन की बात हो रही है तो ये फैक्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है। तो इस तरह से हम एजम्पशन की बेस पर हमारी कुछ ना कुछ हमारी बातें चल रही होती हैं, जो नॉर्मली चीजें होती हैं उस हिसाब से हमने करना होता है, ठीक है। तो बस यहाँ पे ये चीजें थी। तो बस आसान सा टॉपिक है, थोड़ा सा मजे का भी है। तो बस अब आपके पास, जब आप ये पूरा कॉस्ट क्लासिफिकेशन अभी हमारा एक रहता है लास्ट वाला, हाँ लास्ट वाला कह लो रहता है। तो जब ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा तो आप देखोगे आपको एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी कॉस्ट की। डिफरेंट तरह के कॉस्ट आइटम के साथ आप फेमिलियर हो चुके होगे। आप समझ रहे होगे कॉस्ट को, कि कॉस्ट किस तरह से बिहेव करती हैं, किस तरह से उनको क्लासीफाई कर सकते हैं, क्या क्या अलग तरह की कॉस्ट होती हैं। तो ये आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल रहता है पूरे मैनेजमेंट अकाउंटिंग की स्टडीज की। चलें ठीक है, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।